हाय फ्रेंड्स। हम सब ने एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो सुना ही होगा और ये सोचते ही हमारे माइंड में शायद से एक ऐसा फिगर आता है। तो एआई क्या है? क्या इसका रोबोट से कुछ लेना देना है? क्या इससे हमें कुछ खतरा हो सकता है फ्यूचर में? और इसकी हिस्ट्री क्या है? प्रेजेंट में एआई को लेकर के जो जॉब्स हैं और मशीन लर्निंग और एआई में डिफरेंस क्या है? और जो जॉब्स हैं उनमें सैलरी क्या मिलती है? और फ्यूचर में एआई का क्या स्कोप है? ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। और हाँ, अभी का ये एक और हॉट टॉपिक चला हुआ है, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। तो यूट्यूब और टिकटॉक भी एआई एल्गोरिदम्स का यूज़ करते हैं। तो ये एल्गोरिदम्स क्या हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं, और अगर आपको घर बैठे खुद का एआई बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे एआई के बारे में, लेकिन एआई को समझने से पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि हम समझें कि नेचुरल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं। मान के चलिए कि एक छोटा सा बच्चा है, उसे नहीं पता है कि इलेक्ट्रिसिटी की वायर को अगर वो छुएगा तो उसे शॉक लग सकता है, और बचपन में उसने ऐसा किया और उसे शॉक लगा। तो अब ये इन्फॉर्मेशन उसके माइंड में रिकॉर्ड हो जाती है। अब जब वो बड़ा होगा तो उसे पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के वायर को छूने पर उसे शॉक लग सकता है, तो उसे छूने की ट्राई नहीं करेगा। यानी कि हमने जो पिछले इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में रिकॉर्ड की है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे। इसी को नेचुरल इंटेलिजेंस कहते हैं। और अगर इसी चीज़ को हम एक मशीन के अंदर बनाने की कोशिश करें तो उस केस में उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाएगा। क्या एआई का मतलब सिर्फ रोबोट तक ही सीमित है? वेल, ऐसा नहीं है, क्योंकि एआई एक बहुत ही बड़ा फील्ड है। रोबोट भी एआई हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एआई रोबोट हो। एआई के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं कि ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी फील्ड है और इसके कई सारे यूजेस हो सकते हैं, जो आगे हम इस वीडियो में अभी देखने जा रहे हैं। वर्ल्ड वॉर II के समय में कई सारे कोडिंग और डिकोडिंग डिवाइसेस बनाए गए थे। इन्हीं को और ज़्यादा डेवलप करके 1952 से 1956 के बीच में कई सारे सुपर कंप्यूटर्स बनाए गए जो कई सारे लॉजिकल काम कर सकते थे। इसी वक्त जॉन मैकार्टी नाम के एक प्रोफेसर और एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हुआ करते थे। इन्होंने एक नया टर्म कॉइन आउट किया और इसका नाम दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि ऐसे कंप्यूटर्स जो खुद ब खुद सोच सकते हैं इंसानों की तरह। और इसी समय एआई का जन्म हुआ। गोल्डन ईयर्स ऑफ एआई, ये वो वक्त था जब बड़े बड़े बिजनेसमैन्स ने अपने पैसे एआई के प्रोजेक्ट में लगा दिए, इस बात से कन्विंस होकर के कि ये बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा। पर ऐसा नहीं हो पाया और सारे के सारे फंडिंग्स को वापस लेना पड़ा, क्योंकि उस समय की टेक्नोलॉजी इस चीज़ के लायक नहीं थी कि वो एआई जैसे टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सके। पर 1980 में जब 5th जनरेशन कंप्यूटर्स आए तो एआई के लिए एक नई उम्मीद आई, क्योंकि उसी वक्त एक्सपर्ट सिस्टम नाम के एक एआई को बनाया गया जो लॉजिकली बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कामयाब था। पर 1987 में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आने के वजह से और डेस्कटॉप कंप्यूटर के डेवलपमेंट के वजह से बिजनेसमैन्स ने एआई के लिए फंडिंग फिर से रोक दी, क्योंकि उन्हें डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एआई के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ते लग रहे थे। पर 1993 में जब डीप ब्लू नाम के एक एआई ने उस समय के सबसे फेमस चेस प्लेयर गैरी कैस्परोव को एक चेस मैच में हराया, तो फिर से एआई के लिए एक नई उम्मीद जागी। इसके बाद इंडस्ट्रियल लेवल पे कई सारे रोबोटिक डिवाइसेस को बनाया गया जो मैन्युफैक्चरिंग का काम किया करती थी, और स्पीच रिकॉग्निशन टाइप के भी सॉफ्टवेयर्स को बनाया गया। इतने सारे सक्सेस के बाद एआई को और ज़्यादा डेवलप बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी तो कई सारे ऐसे कार कंपनीज़ हैं जो ऑटोमेटिक कार्स को बनाने में भिड़े हुए हैं एआई का यूज़ लेकर के। तो आइए देखते हैं कि आखिर एआई कहाँ तक इंसानों की मदद कर सकता है। वेल, एआई को मैंने पहले ही डिफ़ाइन कर दिया है, और एआई और मशीन लर्निंग में डिफरेंस मैं अभी बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली में मशीन लर्निंग एआई का ही एक सबसेट है, और मशीन लर्निंग में कुछ ऐसा होता है कि जो कलेक्टेड डेटा है उसे एनालाइज करके
एक मॉडल तैयार किया जाता है जो फ्यूचर में हमें क्या होगा ये प्रिडिक्ट करने में हेल्प कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी कंपनी के शेयर की वैल्यू कैसे जा रही है और फ्यूचर में कैसे जा सकती है, ये प्रिडिक्ट करना मशीन लर्निंग का काम है। मशीन लर्निंग का ही सबसेट है डीप लर्निंग। इसमें न्यूरल नेटवर्क्स को डेवलप करने पे फोकस होता है, यानी कि बिल्कुल वैसे ही नेटवर्क्स जैसे कि ह्यूमन ब्रेन में होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। तो अब बात आती है कि भाई एआई में किस टाइप के जॉब्स मिल सकते हैं और उनमें सैलरी क्या होती है। तो पहला है मशीन लर्निंग इंजीनियर, जिसकी सैलरी होती है $115,000 पर एनम की। उसके बाद आता है डेटा साइंटिस्ट, जिसकी सैलरी होती है $120,000 पर एनम की। उसके बाद बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर, इसकी सैलरी होती है $93,000 पर एनम। इसके अलावा एआई रिसर्च साइंटिस्ट, जिनकी सैलरी $100,000 पर एनम की होती है, और बिग डेटा इंजीनियर, जिनकी सैलरी $150,000 पर एनम तक की हो सकती है। और ऐसे जॉब्स लगातार इंक्रीज़ होते ही जा रहे हैं, क्योंकि एआई का डिमांड धीरे धीरे अब और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि एआई ये इलेक्ट्रिसिटी से भी बड़ी रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी होने वाली है और इसके अपॉर्चुनिटीज़ इस सेंचुरी में इंक्रीज़ होते ही जाएंगे। तो एआई के मामले में अपना करियर बनाना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा हमारे लिए। अगर करियर की बात की जाए तो एक पर्सन के इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। तो जितने भी लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कोडिंग में इंटरेस्टेड हैं, वो एआई रिसर्चर आराम से बन सकते हैं। और हाँ, आप घर बैठे अपना खुद का एआई भी डेवलप कर सकते हैं, और वो आप कैसे कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप अभी लाइक भी कर सकते हो। तो अब बात आती है कि आगे के फ्यूचर में एआई को लेकर के और क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहली बात, स्ट्रॉन्ग एआई। अब स्ट्रॉन्ग एआई क्या है ये मैं आपको ज़रा बता दूं। अभी जिस टाइप के एआई का हम यूज़ करते हैं उसे एआई नैरो इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसके और डेवलप्ड फॉर्म को हम कहेंगे एआई जनरल इंटेलिजेंस, जो ह्यूमंस की ही तरह सोच सकेगा। और उसके भी और ज़्यादा डेवलप्ड फॉर्म को कहा जाएगा एआई सुपर इंटेलिजेंस, जो ह्यूमंस से भी ज़्यादा स्मार्ट होगा। एआई सुपर इंटेलिजेंस को हम कह सकते हैं कि ये एक्चुअली में एक स्ट्रॉन्ग एआई होगा, क्योंकि ये ह्यूमंस को भी हर चीज़ में पीछे छोड़ देगा। और अब यहीं पे घबराने की बात आती है, क्योंकि कई सारे फिलोसफर्स और साइंटिस्ट ने ऐसा कहा है कि ये ह्यूमन के अगेंस्ट भी जा सकता है फ्यूचर में। लेकिन अभी इस मैटर में हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि अच्छा होगा या बुरा। और वैसे भी भगवद गीता में कहा गया है कि कर्म के फल के चिंता को छोड़ करके हमें अपने कर्मों को करना चाहिए। तो आपका इसके ऊपर क्या विचार है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो हो सकता है इन स्लाइड्स को देखने के बाद कुछ लोगों के माइंड में ऐसा आया हो कि अगर एआई में हम इमोशंस डाल दें तो शायद वो अच्छे तरीके से काम करे और हम ह्यूमंस के फेवर में हो। Wait and watch. लेकिन ऐसा भी सच नहीं है, क्योंकि आप जानते हो अगर आप ये मूवी देखे होंगे तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि एआई एल्गोरिदम का क्या मतलब होता है। देखिए, एल्गोरिदम का मतलब होता है एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एआई बनाने का जो काम करती है उसे हम एआई एल्गोरिदम कहते हैं। और कई सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस जो हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब, टिकटॉक, ये भी एआई एल्गोरिदम्स का यूज़ करते हैं। तो अब बात आती है कंपैरिजन की, क्योंकि ये ऑलरेडी एक हॉट टॉपिक चला हुआ है। तो अब एआई एल्गोरिदम के केस में हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं इन दोनों में। देखिए, यूट्यूब पे भी अगर आप कुछ सर्च करते हैं तो आपके जो होम पेज है उस पर उसी से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादातर आपको दिखाई देंगी। टिकटॉक में भी ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें ये चीज़ होती है कि 10-10, 15-15 सेकेंड के वीडियोस होते हैं और वो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल डाउन लगातार होते जाते हैं, और इसी तरीके से वो आपके माइंड को बिजी रखने का काम करता है, जिसके वजह से टिकटॉक यूट्यूब से ज़्यादा एडिक्टिव है।
और कहीं ना कहीं अब इन्हीं रीजंस के वजह से ये यूट्यूब और टिकटॉक का जो मैटर चला है, इसके बाद से टिकटॉक के रेटिंग्स काफ़ी डाउन चले गए हैं। अगर आपने देखा होगा तो इससे पता चलता है लोग इसे कितना ज़्यादा हेट करना शुरू कर चुके हैं। तो टिकटॉक का कोई फ्यूचर नहीं है, यूट्यूब जैसे एप्लीकेशंस का फ्यूचर है, क्योंकि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चलता है। तो दोस्तों अब बात आती है कि आप खुद का एआई कैसे बनाओगे, वो भी घर बैठे। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। अब बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका फ्यूचर स्कोप काफ़ी ज़्यादा है और प्रेजेंट में भी वो काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है, वो है पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज में एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है टेंसरफ्लो, और एक और लाइब्रेरी है जिसका नाम है केरास। इन दोनों का यूज़ मशीन लर्निंग में यूजुअली किया जाता है। पर इस सबसे पहले आपको इस लैंग्वेज की बेसिक चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। तो अब आप वो कैसे सीखोगे, तो उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसी चैनल पे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बेसिक चीज़ें लेकर के अभी आने वाला हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस थिंग।